खुशामदीद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं। अब तक मैं हूं आसिफ रशीद। रात के 9:30 बज चुके हैं। आज 16 जनवरी की तारीख। अहम तरीन मौज़ूआत पर हमारी नजर रहेगी। न सिर्फ मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर अहम तरीन पेशरफ्त या फिर इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर चंद बड़ी खबरें आज के इस प्रोग्राम में आपकी नजर करेंगे। शुरुआत गजा पट्टी के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर 15 महीनों की एक तवील जंग के बाद किसी किस्म की कोई अच्छी खबर नहीं है। जंगबंदी के हवाले से हतमी फैसला होना बाकी है, क्योंकि दोनों तरफ से रजामंदी होगी तो इसके बाद ही यह मुमकिन हो सकेगा कि आया कोई रास्ता जंग रोक कर निकाला जा सकता है या नहीं। फिलहाल किसी भी तरीके से इस पर बात नहीं, फिलहाल किसी भी तरीके से और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि फिलहाल जंगबंदी के बाद नेतन्याहू ने हमास पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं और इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि इजरायली काबीना से जंगबंदी डील जब तक मंजूर नहीं होती तब तक शायद रास्ता साफ ना हो सके। इजरायली काबीना को आज इस मुआहिदे की मंजूरी देनी थी, मगर अब तक जब हम आपको अपडेट कर रहे हैं तो काबीना ने जंगबंदी मुआहिदे की मंजूरी बिल्कुल भी नहीं दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदे के लिए आज होने वाली इजरायली काबीना की मीटिंग आखिरी इतलात मिलने तक नामालूम वजूहात की बिना पर नहीं हो सकी और इस हवाले से इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इल्जाम आयद किया है कि हमास आखिरी वक्त में मुआहिदे से पीछे हट रहा है। हमास के एक रहनुमा ने गैर मुल्की मीडिया इदारों से बात करते हुए तस्दीक की है कि हमास जंगबंदी से मुतल्लिक अपनी बातों पर कायम है और इससे कबल जंगबंदी ऐलान के बाद इजरायली हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए थे और नेतन्याहू के इंतहाई दाएं बाजू के इत्तेहादियों ने भी हुकूमत से अलग होने की धमकी दी थी। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे पर नेतन्याहू के हैरान कुन लचक से इसराइल के दाएं बाजू या राइट विंग की जमातों या हलकों की परेशानियां मुसलसल बढ़ रही हैं और यह भी खबर सामने आई है कि गजा जंगबंदी मुआहिदा अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदा स्टीवन वैंगटॉफ के नेतन्याहू पर बराह-रास्त दबाव के बाद मुमकिन हुआ है। दूसरी जानिब गजा के अंदर जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इजरायली हमले ताहाल जारी हैं और सीज फायर ऐलान के बाद अब तक इजरायली हमलों में 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा जंगबंदी और यरगमालियों का मुआहिदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। इन सब के बीच इस मुआहिदे का पहला मरहला 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले के दौरान इजरायली फोर्सेस जो गजा की सरहद के अंदर 700 मीटर तक खुद को महदूद करेंगे, ये इत्तफाक करना जरूरी है। जंगबंदी के लिए पहले मरहले के तहत इजरायली तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा भी करेंगे, जिनमें 250 कैदी शामिल हैं जो इजरायली जेलों में उम्र कैद की सजाएं काट रहे हैं। इन 6 हफ्तों के दौरान तकरीबन 100 यरगमालियों में से 33 को महीनों की कैद के बाद रिहा किया जाएगा। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि सभी जिंदा हैं, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि कई लोगों को जेलों के अंदर जबरदस्त किस्म की तकलीफ या अजियत पहुंचाई गई है और शायद कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया है। जंगबंदी मुआहिदे के पहले मरहले में इजरायली जख्मियों को इलाज के लिए गजा से बाहर सफर की इजाजत देगा। इतवार यानी 19 तारीख को पहले मरहले के आगाज के 7 रोज बाद इजराइल मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोल देगा और मुज़ाकरात में जिस शर्त को लेकर सबसे ज्यादा तनाजा था उसका हल भी निकाल लिया गया है। पहले मरहले के दौरान इजरायली फौज मिस्र के साथ सरहद से जुड़ी फिलाडेल्फी राहदारी से पीछे हट जाएगी और आइंदा मराहिल में इस इलाके से मुकम्मल इनखलाक कर दिया जाएगा। जंगबंदी के बाद गजा के बारे में बहुत से तवील मुद्दती सवालात बाकी हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि कौन इस इलाके पर हुक्मरानी करेगा। इसके अलावा एक वहशियाना तनाज़े के बाद तामीर नौ की मुश्किल काम की निगरानी कौन करेगा, जिसने वसी तर मशरिक़ वस्ता को गैर मुस्तहकम कर दिया है और दुनिया भर में एहतजाजों को भी जन्म दिया है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को सरहद पार हमले के साथ जंग का आगाज किया, जिसमें इजराइल में तकरीबन 1200 अफराद हलाक, 250 के करीब यरगमाल बनाए गए और इजराइल ने गजा पर जवाबी हमले किए। 15 महीनों के दौरान इजरायली जारियत में 46,000 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं और मकामी महकमा सेहत या अथॉरिटीज जो फलस्तीन की हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो बताती हैं कि महलूकीन में निस्फ से ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल हैं। नवंबर 2023 में एक हफ्ते तक जारी रहने वाली जंगबंदी के दौरान गजा से 100 से ज्यादा यरगमालियों को रिहा किया गया था और अमेरिका ने मिस्र और कतर के साथ मिलकर तल्ख दुश्मनों को अलग करने के बीच या दरमियान महीनों के बिलवास्ता बातचीत या मुज़ाकराती अमल को जारी रखा और बिलाखिर ये मुज़ाकरात मस्बत पेशरफ्त की तरफ हुए। इजराइल और लेबनानी मुसल्लह ग्रुप हिजबुल्लाह ने नवंबर में गजा की जंग से मुंसलिक 1 साल से जायद तनाज़े के बाद जंगबंदी पर इत्तफाक किया और अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों का अंदाजा है कि गजा के 2.3 मिलियन अफराद में से तकरीबन 90% बेघर हो चुके हैं, जो तकरीबन 20 लाख के आसपास आबादी बनती है। 10,000 घर तबाह हो चुके हैं।
अस्पताल बमुश्किल काम कर रहे हैं और माहिरीन ने खबरदार किया है कि शुमाली गजा में कहत पड़ सकता है और शायद अगर जंगबंदी हो भी जाती है, इत्तफाक होता है, तो सूरत हाल इसके बाद भी बेहतर नहीं हो सकती। ऐसी इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है। ये तो एक खबर आपके सामने हमने गजा के ताल्लुक से रखी है, लेकिन गजा में डील अभी फाइनल होना बाकी है क्योंकि इजराइल की जो डिफेंस अथॉरिटी है उसने बाज़ाब्ता तौर पर, जिसमें काबीना को शामिल किया जाता है, वो हतमी फैसला करेगी और बइत्तफाक राय यहां से आगे बढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन शहर या इलाका जो आग की शदीद लपेट में था, थोड़ी सी राहत की खबर है। और गजा के बाद अब खबर ये कि लॉस एंजलिस में आग के शोले अब तक की सबसे बड़ी तबाहकारियां मचाने के बाद रफ्ता रफ्ता ही सही लेकिन ठंडे हो रहे हैं। ऐसे में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इसलिए भी सबकी नजरें हैं कि आने वाले दिनों में शायद उन इलाकों के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा या शदीद नुकसान पहुंचा है, उन इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज किया जाएगा। और जो लोग बेघर हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर वो लोग हैं, वो शहरी हैं जो अहम तरीन शख्सियात हैं और शायद यहां पर अगर कहा जाए मिडिल क्लास फैमिलीज हैं तो उनका नामो निशान नहीं। मौसम में आज नरमी थोड़ी सी देखी गई, कल भी मौसम बेहतर होने की तवक्को की जा रही है। फायर फाइटर्स ने लॉस एंजलिस के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग पर काबू पाने में कामयाबी भी हासिल कर ली है। और अच्छी खबर यह है कि खतरनाक सूरत हाल में जारी की गई रेड फ्लैग वार्निंग, जिससे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। हालांकि पेशेनगोई की गई थी कि जुमेरात के अवाइल तक यानी आज ज्यादातर पहाड़ियों में तेज हवाएं चल सकती हैं। लॉस एंजलिस में नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक दर्जा हरारत में कमी के पेश नजर या पेशनगोई की गई थी और यह हफ्ते के आखिर में इसका खात्मे का भी इम्कान था। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब बेहतर हालात से फायर अमले को मजीद आगे बढ़ने में मदद मिल सकेगी। रिहायशियों को तामीर नौ के लिए महलों में वापस जाने की इजाजत दी जाएगी और महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर के तौर पर इस हफ्ते आग से कम नुकसान होने और तबाही से राहत मिलने का इम्कान जाहिर किया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने सोशल मीडिया पर बुरी खबर के तौर पर एक पोस्ट किया है कि अगला हफ्ता तशवीश का बाइस बन सकता है, लेकिन इस बात का एतमाद है कि गुज़श्ता हफ्ते की तरह आग की तबाहकारियां नहीं देखी जाएंगी। फायर फाइटर्स और पुलिस को नए चैलेंजेस का सामना है। गुज़श्ता हफ्ते इस आग के आगाज के बाद हुक्काम ने तकरीबन निस्फ दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नई और छोटी आग लगाने का इल्जाम है। लॉस एंजलिस के पुलिस चीफ जिम मैकडोनल्ड के मुताबिक एक मुश्तबे शख्स ने एक दरख्त में आग लगाने का एतराफ किया क्योंकि इसे पत्तों के जलने की बू पसंद थी। एक और शख्स ने कहा कि वो अफरा तफरी और तबाही फैलाने से लुत्फ अंदोज होते हैं। हालांकि अभी तक हुकाम ने आग लगने की वजह का तायुन या असल में सूरत हाल क्या बनी ये बताया नहीं है। इस आग से अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा है। कम से कम 25 अफराद हलाक हुए, हजारों घर तबाह हुए। 8 माह से जायद अरसे में तकरीबन कोई बारिश न होने के बायस इलाके में इस साल 1 दर्जन से ज्यादा बार जंगल में आग भी लगी, जो बायस तशवीश है। और आग ज्यादातर लॉस एंजलिस के बड़े इलाकों में थी। इस आग में 63 मुरब्बा मील 163 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा पर मुश्तमिल 4 इलाके बुरी तरह झुलस चुके हैं, जो कहा जाता है कि मैनहट्टन के साइज के तकरीबन 3 गुना ज्यादा इलाका है। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लोना ने भी ये तस्दीक की है कि तकरीबन 30,000 अफराद अब तक लापता है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मौजूदा वक्त में सूरत हाल अमेरिका या अमेरिकी हुकाम के हक में बिल्कुल नहीं है। लेकिन गजा से जब अच्छी खबर आई थी कि शायद सीज फायर डील की तरफ हुकूमत या हमास और इजराइल जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शायद यहां अच्छी खबर थी। इस हफ्ते थोड़ी सी आग माजी के या पिछले दिनों के मुकाबले कम होगी, इस पर थोड़ी सी राहत की खबर है। आगे बढ़ेंगे, बात अब जरा दारुल हुकूमत दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की। भारत के अंदर सबकी नजरें पंजाब और हरियाणा के किसानों पर हैं और कई माह से जारी अपने मुतालबात को लेकर एहतिजाज या सड़कों पर मुजाहिरा कर रहे एहतिजाज मरकजी हुकूमत के सामने वजिद है। कोई समाअत नहीं हो रही है और ऐसे में एक बार फिर से यौम जमहूरिया से कबल किसानों ने बड़ी तैयारी कर ली है और दारुल हुकूमत दिल्ली कूच करने का ऐलान फिर से कर दिया गया है। 26 जनवरी की जहां पर तैयारियां हो रही हैं, रिहर्सल्स हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, तकारीब का एहतमाम होगा, झांकियां अलग अलग रियासतों और यूटीज की सकाफत क्या है, वहां की शनाख्त क्या है, इसको जाहिर करेंगी। लेकिन इन सब के बीच में मरकजी हुकूमत ने, जिस पर यह इल्जाम है कि कोई समाअत नहीं हो रही है, कोई ताज़ा पेशरफ्त ना होने के बाद किसानों के सामने जो मामलात थे उनके मुताबिक इनको अनदेखा या नजरअंदाज किया जा रहा है। कोई नुमाइंदा किसान लीडरान से बात करने के लिए राजी नहीं है, इस तरह की भी खबरें हैं। ना ही किसान अपने कदम पीछे हटने को तैयार हैं। दिल्ली की तरफ बढ़ने का इरादा ये किसान कई बार कर चुके हैं, लेकिन सड़क पर बैरिकेड्स और कीलें लगाकर इनका रास्ता पुलिस और सिविल इंतजामिया ने रोक दिया था। एक बार फिर किसान लीडरान ने दिल्ली मार्च करने का इरादा जाहिर किया है।
21 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। किसान लीडरान 26 जनवरी से कबल अपनी तहरीक में तवानाई भरना चाह रहे हैं और इसलिए किसान यूनियनों के अपने तहरीक को तेज करने का ऐलान करते हुए 16 जनवरी को कहा है, यानी आज ऐलान हो चुका है कि 21 जनवरी को एक बार फिर हरियाणा बॉर्डर से इसको पार करके दिल्ली की तरफ बढ़ा जाएगा और दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाने के लिए 101 किसानों का इंतखाब कर दिया गया है पहले जत्थे में जो शामिल होंगे। इस ग्रुप को इतलात के मुताबिक मजवेड़ा नाम दिया गया है और मजवेड़ा का मतलब होता है जो अपनी जान देने के लिए तैयार है, यानी किसान अपनी जान हथेली पर लेकर दिल्ली की तरफ गामजन होंगे या बढ़ने का इरादा कर चुके हैं। 2021 में ज़री कवानीन के खिलाफ किसानों के जरिए 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान मुजाहिरीन पुलिस ब्रिगेडिंग को तोड़कर सेंट्रल दिल्ली में जबरन दाखिल हुए थे और मुजाहिरीन किसानों ने तारीखी लाल किले की फसील पर अपना परचम भी लहराया था, जिसके बाद हुकूमती इदारे, जिम्मेदारान, किसान तंजीमों के जो रहनुमा हैं वो सुर्खियों में भी आए थे। हालांकि बाद में इनके झंडे को लाल किले से हटाया गया, पुलिस कार्रवाई हुई, किसानों के वहां से हटाना पड़ा। पिछली बार की तरह ही किसान अपने मुतालबात तस्लीम कराने के मकसद से मरकजी हुकूमत पर दबाव बना रहे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। गुज़श्ता साल 13 फरवरी से तहरीक चल रही है। किसान अब एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए शंभू बॉर्डर से दिल्ली में दाखिले का इरादा रखते हैं और इससे कबल किसानों ने 3 मरतबा ऐसी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। गुज़श्ता साल दिसंबर माह के 6, 8 और 14 तारीख को दिल्ली मार्च की कोशिश हुई। हर बार पुलिस ने उन्हें कुछ दूर कदम ले जाने या बढ़ाने के बाद ही रोक दिया। किसान मजदूर मोर्चा के कन्वीनियर संत सिंह पंढीर के मुताबिक अब किसानों की तहरीक को तेज करने का बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है और अपने प्रोग्राम की जानकारी मीडिया को दे दी गई है। उनके मुताबिक 101 किसानों का ग्रुप 26 जनवरी से पहले 21 जनवरी के लिए तैयार हो गया है और सबकी नजरें अब बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज पर है कि मरकज के जेर इंतजाम दिल्ली में या दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर दाखिले की जो कोशिश की जा रही है, इस ताल्लुक से इकदामात या कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इससे पहले दीगर मौज़ूआत या खबरों पर जाएं। खबर जरा जम्मू कश्मीर से, जहां पर कार्रवाई की गई है और एक बड़ी कार्रवाई के बीच इतलात के मुताबिक कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी जम्मू कश्मीर ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है और कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी J&K जिसने कार्रवाई की और कश्मीर में 30 गैर मजाज पेट्रोल पंप सील किए गए हैं। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 की खिलाफ वर्जी का इल्जाम इन आउटलेट्स पर लगा है। कार्रवाई तहफ़्फ़ुज़ की एक जामे कोशिश का हिस्सा थी। हुकाम की जानिब से तस्दीक की गई और लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की खुसूसी तौर तश्कील दी गई टीमों ने कश्मीर सूबे के 7 अजला में बेवक्त मुआयना किया, जहां ये दुकानें गैर कानूनी तौर पर इंतजामिया के मुताबिक चल रही थी और इन सब के बीच में अब जाकर कार्रवाई हुई है। इमरान नाइकू श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा हमें ज्वाइन किया। इमरान, क्या मजीद तफसीलात है? खबर है कि 7 मुख्तलिफ अजला के अंदर सूबे में ये कार्रवाइयां हुई हैं और 30 आउटलेट्स बंद किए गए। इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? इमरान नाइकू, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। ये बताइएगा, ये जो इतलात हैं कि कार्रवाई की गई लीगल 2009 की खिलाफ वर्जी की पादाश में 7 मुख्तलिफ अजला में 30 मुख्तलिफ आउटलेट्स को बंद करने की जो है वो खबर सामने आ रही है, क्या इसकी तस्दीक है और किन किन अजला के अंदर ये कार्रवाइयां हुई हैं? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कश्मीर के 7 अजला में 30 गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल आउटलेट्स को सील कर दिया। ये कार्रवाई लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2019 और पेट्रोलियम रूल्स की खिलाफ वर्जी पर की गई। कार्रवाई की निगरानी कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी J&K अनुराधा गुप्ता ने की। महकमा की खुसूसी टीमों ने बड़गाम, बांडीपुरा, बारामूला, पुलवामा, शोपियान, श्रीनगर और अनंतनाग में बेक वक्त छापे मारे और पाया कि ये आउटलेट्स गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे। इन आउटलेट्स में गैर तस्दीक शुदा नोजल्स इस्तेमाल हो रहे थे जो मीटरिंग डिवाइजर्स में टेम्परिंग के मुर्तकिब पाए गए। तहकीकात से यह भी पता है आउटलेट्स ना तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ना ही पेट्रोलियम एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की इजाजत के साथ काम कर रहे थे। गैर तस्दीक शुदा नोजल्स की वजह से सार्फिन को मिलने वाले फ्यूल की मिकदार की कोई गारंटी नहीं थी, जो कि सार्फिन के हकूक के खिलाफ है। इस संगीन वर्जी के बाद आज तमाम गैर कानूनी आउटलेट्स को सील कर दिया गया और मालिकान या ऑपरेटर्स के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। इनके खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट और पेट्रोलियम रूल्स के तहत कानूनी कार्रवाई जारी है। कंट्रोलर अनुराधा गुप्ता के जारी करदा ऑर्डर में कहा गया कि ऐसे कई आउटलेट्स के खिलाफ इतला हासिल हो रही थी जो सेक्शन 24, 12, 30 और 26 की खिलाफ वर्जी कर रहे थे।
इन खिलाफवर्जियों से न सिर्फ सार्फिन के मफादात को नुकसान पहुंच रहा था, बल्कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ को भी खतरा लाक था, क्योंकि ये आउटलेट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बगैर काम कर रहे थे। ऑर्डर में मजीद कहा गया कि ये आउटलेट्स रूल 141 और पेट्रोलियम रूल्स के फॉर्म 13 के तहत वज़ा करदा शराबवर्जी कर रहे थे, जो ट्रांसपेरेंसी और सार्फिन के हकूक को मुतासर करता था। पेट्रोलियम रूल्स की खिलाफवर्जी से आतिशगेर मादों जैसे पेट्रोल और डीजल की महफूज हैंडलिंग भी खतरे में पड़ रही थी। अनुराधा गुप्ता ने कहा कि लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखेगा ताकि कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाया जा सके और खिलाफ वर्जियों की हौसला शिकनी की जा सके। उन्होंने सार्फिन से अपील की है कि वो सिर्फ मजाज आउटलेट से फ्यूल खरीदे और किसी भी शॉर्ट डिलीवरी या शिकायत की सूरत में पूरी तौर पर महकमा को इतला दे। महकमे ने सार्फिन से ताउन की अपील की है ताकि गैर कानूनी सरगर्मियों को रोका जा सके और शफाफ और महफूज फ्यूल की तकसीम को यकीनी बनाया जा सके। आसिफ साहब, हम आपको यहाँ ये भी बताना इमरान, ये भी बता दी ऐड ऑन करके कि ये आउटलेट्स बंद हुए हैं, अब जो चलाने वाले थे कोई गिरफ्तारी, किसी को पूछताछ, कोई सवालात का सिलसिला भी हुआ है या सिर्फ आउटलेट्स बंद हुए, काम तमाम? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि डिफरेंट सेक्शन के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की और कानून के तहत इनके खिलाफ जो है अभी प्रोसेस जो है या जो इन्वेस्टिगेशन वो ऑन गोइंग है। फिलहाल अगरचे गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन डिफरेंट सेक्शन के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है। अलबत्ता आउटलेट्स को फिलहाल बंद कर दिया गया। और यहाँ पे ये भी हम आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल की फरोख्त के खिलाफ सख्त इकदाम उठाए। इंस्पेक्शन टीमें तश्कील दी है। ये टीमें मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी मशीनों, रिकॉर्ड्स और जखीरा अंदोजी की जांच करेगी। गैर कानूनी आउटलेट्स के खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। ये आउटलेट्स लाइसेंस याफ्ता न होने के बावजूद आवाम को फ्यूल फराम कर रहे हैं और इन्हीं के खिलाफ जो है बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की जा रही है और ये बाज़ाब्ता तौर पर 6 ऑफिसर्स पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी है और एक नया ऑर्डर इस सिलसिले में इशू भी किया गया और जिसमें महकमा ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की इतला दें ताकि अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। और अब तक में आपका इस्तकबाल। बात सरकारी मुलाजमीन की, जिनको सरकार ने साल 2025 में एक बड़ा तोहफा दिया है और 2026 आते आते बाज़ाब्ता तौर पर कवानीन और कवायद ज़वाबित के मुताबिक काम होगा, जिसके लिए सरकार ने आज फैसला लिया और काबीना ने 8वें पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। मुल्क भर में लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स इस फैसले के बाद मुस्तफीद होंगे, लेकिन 2026 में आगे जाकर 8वें पे कमीशन के मुताबिक फवाइद ये तमाम लोग हासिल कर सकेंगे। और इन सब के बीच में सरकारी मुलाजमीन को जब तोहफा दिया गया है तो 8वें पे कमीशन को मंजूरी जब दी गई, इसकी तश्कील का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को जब तोहफा देने का ऐलान किया तो ये तस्दीक की कि 8वें पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई। मरकजी हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं और पेंशनर्स हैं 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हुकूमत ने उन्हें यह तोहफा देने का ऐलान बिलाखिर किया। काफी कंसिडरेशन इस पर हुई और इस हवाले से कमेटी तश्कील दी जाएगी और 8वें पे कमीशन की तश्कील का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर मरकजी काबीना का इजलास हुआ। पीएम मोदी की सदारत में इस फैसले को मंजूरी दी गई और इसके लिए मरकजी मुलाजमीन की तंजीमों ने काबीना सेक्रेटरी से मुलाकात की थी और 8वें पे कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया था। ये तंजीमें हुकूमत पर 8वें पे कमीशन की तश्कील के लिए मुसलसल दबाव डाल रही थी। गुज़श्ता एक साल में मुलाजमीन यूनियंस ने कई बार मरकजी हुकूमत से सूरत हाल वाज़ेह करने का मुतालबा किया था। गुज़श्ता बजट के बाद जब फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास इस काम के लिए अभी काफी वक्त है। मुल्क में 1 जनवरी 2016 से 7वां पे कमीशन नाफिज हुआ था। इससे तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने फायदा उठाया। चूंकि कमीशन हर 10 साल बाद लागू होता है और इसके लिए अब उम्मीद की जा रही है कि मरकज की नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें पे कमीशन को नाफिज करेगी और कम से कम उजरत और पेंशन में बड़ी तब्दीलियों की तवक्को है। पे कमीशन की तश्कील को 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। आमतौर पर अगला पे कमीशन हर 10 साल बाद बनता है। पुराने पे कमीशन की जगह नई पे कमीशन की सिफारिशात के नफाज के दरमियान आमतौर पर 10 साल का वक्फा होता है। ऐसे में 8वीं तनख्वाह कमीशन की तश्कील जरूरी हो गई है। 7वें पे कमीशन की तश्कील साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में 28 फरवरी 2014 को हुई थी। 7वें पे कमीशन ने तकरीबन 1.5 साल बाद नवंबर 2016 में मरकजी हुकूमत को अपनी सिफारिशात पेश की। इसके बाद पे कमीशन की सिफारिशात 1 जनवरी 2016 से लागू हुई, जो अभी
अभी तक जारी है। पे कमीशन मरकजी हुकूमत की तरफ से तश्कील दिया गया एक इदारा है और ये कमीशन मुलाजमीन की तनख्वाहों के ढांचे या सैलरी स्ट्रक्चर का जायजा लेता है और इसमें तब्दीली की सिफारिश करता है। ये पैनल मुलाजमीन के बोनस, अलाउंसेज और दीगर मुराद का भी जायजा लेता है। मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ दिफाई फोर्सेज के लिए तब्दीलियों की सिफारिश भी की जाती है और पे कमीशन तमाम मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनरों की तनख्वाहों पर नजरसानी करता है। इसके फैसलों से लाखों लोग मुस्तफीद होंगे। तनख्वाह के ढांचे का जायजा लेते हुए पे कमीशन मौजूदा मुआशी हालात, अफराते जर, महंगाई दर, हुकूमत की माली पोजीशन और कई दीगर अवामिल को मद्देनजर रखता है और ऐसा ही इस बार भी होगा। पे कमीशन की सिफारिशात को कबूल करना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो सिफारिशात को कबूल कर सकती है, उन्हें मुस्तरद करने का इंतखाब भी किया जा सकता। मगर आज हुकूमत ने साफ कर दिया कि जब पे कमीशन तश्कील दिया जाएगा तो इसका मेंबर या फिर इसके चेयरमैन जल्द मुंतखब कर दिए जाएंगे और 2026 से पहले एक बड़ा फैसला मुतवक्किल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशंस हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period. इधर जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन परेशान है। मुख्तलिफ मुलाजमीन अंजुमनों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज एहतजाज किया। जब मरकजी मुलाजमीन को सरकार तोहफा दे रही थी तो श्रीनगर के अंदर पुलिस की लाठियां खाने या फिर हिरासत में लेने के लिए तमाम लोगों को मजबूर किया जा रहा था। जीपी फंड्स की वागुजारी, SRO 43 को पूरी तरीके से बहाल करने और आरजी मुलाजमीन की मुस्तकली के मुतालबात को लेकर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मुलाजमीन अंजुमन ने एहतजाज किया। जो ही नारेबाजी करते हुए मुलाजमीन प्रेस कॉलोनी में नमूदार हुए तो पहले से तैनात पुलिस एहलकारों ने एम्प्लॉइज ज्वाइंट कमेटी के सरबराह एजाज खान समेत मुतद्दिद मुलाजमीन को धर दबोच कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तारी से कबल मुलाजमीन ने कहा कि गुज़श्ता 4 बरसों से सरकारी मुलाजमीन जीपी फंड्स की वागुजारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिलें ट्रेजरीज में पड़ी हैं और SRO 43 के साथ छेड़खानी की गई। मुलाजमीन इसकी बहाली का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ महकमों में तैनात आरजी मुलाजमीन और डेली वेजरों की मुस्तकली का मामला भी बरसों से लटका हुआ है। आज एहतजाज की खुलकर अगरचे इजाजत नहीं मिली, लेकिन मुलाजमीन अंजुमनों या फिर सरबराहन के मुताबिक आइंदा दिनों की हिकमत अमली भी तरतीब दे दी गई है। जैसा आपने कहा, आप खुद देखा प्रेस कॉलोनी में आज एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सरबराह एजाज अहमद खान साहब की सरबराही में यहाँ मुलाजमीन अंजुमन ने बड़ा जोरदार एहतजाज किया। हमारी मेन डिमांडें जो है, जो सरकार के साथ हमने बारह उठाई है, खासकर जीपी फंड डिले जो हमारा अपना पैसा है, वो हम पिछले 4 सालों से यहाँ के मुलाजमीन उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। वो बिलें ट्रेजरीज में पड़ी हुई है। हमारा जो SRO 43 था एम्प्लॉयज के लिए, उसमें छेड़खानी की गई। एम्प्लॉयज का उसका लाभ जो है एम्प्लॉय की डेथ के बाद नहीं मिल रहा है। मौजूद है जिस तरीके से ईजाक का प्रोटेस्ट होने वाला था वेजेस डेलीवेजर्स को लेकर, मगर इस प्रोटेस्ट को जो है पुलिस ने रोक दिया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो है उनको गिरफ्तार करके जी हाँ यहाँ से ले जाया जा रहा है और इन बिटवीन आप खुद देख सकते हैं कि ईजाक के जो प्रेसिडेंट है इजाज, वो भी इसी वैन में उन्हें लेकर जा रहे हैं, जबकि उनकी खास तौर पर जो सरकार से डिमांड थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कई सारे उनके मुतालबात, जब नई सरकार बनी थी उनका मानना था कि हमारे जो वेजेस हैं या खास तौर पे जो डेली वेजर्स का जो मसला है उसे हल करना चाहिए, जो आज तक हल नहीं हो पा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे प्रोटेस्टर्स जो कि यहाँ आए हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, मगर इनका जो प्रोटेस्ट है मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं हो पाया है। फिलहाल लगातार हम आपको विजुअल्स के जरिए स्लोगन्स भी दिखा रहे हैं और स्लोगन्स के साथ साथ जो उनकी डिमांड्स है वो हम कोशिश करेंगे किसी से बात करने की कि एटलीस्ट उनसे हम बात करें। फिलहाल जहां तक आप देख ही रहे हैं कि एक पुलिस की जानिब जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को रोका गया है, कई सारे जी हाँ
लोगों को यहाँ पर पकड़ा भी जा रहा है और साथ ही साथ जी हाँ वैन में उन्हें डाला जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार जब खबरें पहले से ही मौसूल हो रही थी कि इनको यहाँ पर अपने जी हाँ वेजेस के हवाले से या डिलीवरीज का जो मसला है, जो हिडन मसला रहा है, अभी तक कम नहीं हो पाया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी के साथ बात करें और आखिरकार जान ले कि इनके जो मुतालबात वगैरह यहाँ पर थे, मगर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को जो है नाकाम कर दिया गया है। खासतौर पे जिस तरीके से इनके अपनी कुछ डिमांड्स वगैरह थी और ये सरकार तक इस आवाज को पहुंचाना चाहते थे, मगर हम कह सकते हैं कि दूर दूर तक जो है प्रेस कॉलोनी से बाहर इन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सैयद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज कश्मीर। मुलाजमीन के एहतजाज के साथ साथ इंतजामिया भी मुतहरिक है और आज जम्मू कश्मीर के अंदर ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स पर कैसे काबू पाया जाए, लोगों को बचाया जाए, माली फ्रॉड जो हो रहे हैं जिससे पुलिस और सिविल इंतजामिया भी तंग आई है, इसके लिए एक हिकमत अमली तरतीब दी गई। ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई तेजी से हो, धोखेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अतुल कुमार जुल्लू की जानिब से यूनियन टेरिटरी लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की 35वीं मीटिंग हुई, 35वां इजलास हुआ और मीटिंग की जरा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार जुल्लू ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जम्मू ब्रांच की तरफ से बुलाई गई 35वीं यूनियन टेरिटरी लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग की सदारत की और इजलास का मकसद मजाज डिपार्टमेंट्स, गैर मुलज़्ज़म इदारों की धोखाधड़ी की सरगर्मियों और स्टेक होल्डर्स के दरमियान मार्केट इंटेलिजेंस के इश्तराक से मुतल्लिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करना था। चीफ सेक्रेटरी ने यूटी के तमाम अफसरान या मुतलकीन पर न सिर्फ बात की बल्कि लोगों के साथ धोखाधड़ी के वाक़यात का सख्ती से नोटिस लेकर कार्रवाई पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन धोखेबाजों के खिलाफ बर्ड्स एक्ट के मुतल्लिका दफात के तहत सख्त कार्रवाई हो। डुल्लू के मुताबिक इस बात का इयादा किया जाना चाहिए कि जुर्म का इर्तिकाब बजाते खुद काबिल इदराक जुर्म है, लिहाजा कानून नाफिज करने वाले इदारों की अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह होने कि वो ऐसे इदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें ताकि लोगों को जो इस तरह जाल में फंसाकर लूटने का काम करते हैं उनसे बचाया जा सके। रेगुलेटरी इदारों को हुक्म दिया गया कि वो कवानीन को वाज़ेह करें ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को कार्रवाई में सहूलत और आसानी फराहम हो। आरबीआई, सेबी और दीगर समेत लोगों में बेदारी पैदा करने और जम्मू कश्मीर में काम करने वाले बैंकों के जरिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इसके अलावा वर्क मैसेजेस के जरिए लोगों तक जानकारी फैलाने का भी मशवरा दिया ताकि लोग इस तरह के चंगुल से आज़ाद हों और मौसर तहकीकात पर भी जोर दिया गया। जहां पर लोग पकड़े जाते हो वहां कार्रवाई हो कवानीन के मुताबिक, रीजनल लेवल पर, जिले सतह पर या जहां जहां जरूरत पड़े वहां बेहतर तरीके से काम हो, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक जायजा इजलास की सदारत की। दौरान इजलास सालाना मंसूबों का जहां वज़ीर आला ने तफसीली जायजा लिया, तबादला ख्याल मुतलकिन के साथ किया, वहीं महकमे की जानिब से अहम मंसूबों में होने वाली पेशरफ से वज़ीर आला को मुतारिफ या आगाह किया गया। पावर प्रेजेंटेशन के जरिए कामकाज के तल्लुक से आज तफसीलात फराहम की गई और इस सिलसिले में वज़ीर आला ने काम और मनसूबाबंदी बेहतर हो, मौसर इकदामात हो, इस पर मुतलकीन पर जोर दिया। वज़ीर सेहत जम्मू कश्मीर सकीना इतू ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जम्मू का तफसीली दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने जीएमसी जम्मू में चल रहे कामकाज का जायजा लिया। डॉक्टरों और जीएमसी से अमले से भी आज तफसीली बातचीत का मौका उन्हें वजारत संभालने के बाद पहली मरतबा मिला। जीएमसी में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लेने के बाद सकीना इतू ने कहा कि उनकी जानिब से कोशिश है कि मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो। चोपड़ा नर्सिंग होम के बारे में उनकी तरफ से बताया गया कि जल्द ही एक बार फिर से लोगों के लिए ये नर्सिंग होम वक्फ कर दिया जाएगा और लोगों के लिए तिब्बी साजो सामान या फिर सहूलियात के हवाले से आसानी होगी। दौरा तो अक्सर बेशतर करते हैं हॉस्पिटल्स का, ताकि वहाँ का कामकाज जो है, पेशेंट केयर जो है उसको देखा जाए कि पेशेंट केयर जो है वो किस तरह मिल रहा है और जो वहाँ पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को हम कैसे ठीक करें ताकि पेशेंट केयर जो है वो सही ढंग से मिल पाए। मेन मकसद आने का यही है कि जीएमसी जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब बहुत सारे
पेशेंट्स चाहे राजौरी हो चाहे बाकी एरियाज़ हो, वहाँ से पेशेंट्स यहाँ आते हैं और यहाँ का जो पेशेंट केयर है वो बिल्कुल सही तरीके से मिलना चाहिए। इनके पास रश भी बहुत है, मैं वो भी समझती हूँ, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा ताकि हम पेशेंट केयर को बेहतर से बेहतर बना सकें। मैंने देखा है चोपड़ा नर्सिंग होम में जो बने हैं ओटी हो या जो वार्ड हो, जो एक्सरे की फैसिलिटी रखी गई है, तो मुझे अच्छा लगा देख के और मुझे लगता है इससे पेशेंटों को बहुत जो है फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा मिलेगा ताकि वो यहाँ आएँ, उनको अच्छी से अच्छी इलाज यहाँ पे हो सके। लेकिन मैं इनसे यही बात कर रही थी कि अभी जब हम देख रहे हैं चोपड़ा नर्सिंग होम बहुत खूबसूरत है, अच्छा बना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसके लिए तो मुबारकबाद है, लेकिन इसको अगर 4 साल के बाद भी हमें ये ऐसा मिलेगा तब बड़ी बात होती है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने योम जमहूरिया से कबल मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी है। जम्मू के बठिंडी और मुलाका इलाकों में पुलिस ने आज कई किलोमीटर तक पैदल सफर तय कर तलाशी मुहिम चलाई और आने वाले हर शख्स की तलाशी ली जा रही थी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गाड़ियों की बारीकबीनी से निगरानी या चेकिंग का सिलसिला भी कई घंटों तक जारी रहा। पुलिस ने मकामी शहरियों से अपील की है कि अगर कोई मशकूक शय, सरगर्मी या फिर शख्स नजर आए तो इसकी इतला फौरी तौर मकामी करीबी पुलिस थाने में दी जाए। इधर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी योम जमहूरिया की तकरीबात को ऐसन तरीके से इनेकाद कराने के लिए 40 अफसरान को तैनात कर दिया है, तो दूसरी जानिब पुलिस और सिविल इंतजामिया भी योम जमहूरिया के सिलसिले में मरकजी तकारीब को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं और मुतहरिक नजर आ रही है। देखिए, ये हमारी रूटीन एक्सरसाइज है। आज हमने बठिंडी एरिया जो हमारे यहाँ के शहरी हैं, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक सरप्राइज़ एरिया डोमिनेशन जब पेट्रोलिंग कंडक्ट की जाए, तो हमने अलॉन्ग द पूरा जो बठिंडी का पेरीमीटर है, सुनीवा मिलिट्री स्टेशन का पेरीमीटर है, उसके अलॉन्ग SDPO साहब, SHO साहिबान और जॉइंटली हेयर विद द ट्रैफिक ऑल्सो जम्मू ट्रैफिक हमने एक पेट्रोलिंग सर्च कंडक्ट की है और मकसद इसका यही है कि लोगों को अवेयर करना अबाउट illegal parking, wrong parking, then your responsibilities towards being equal partner in the security grid। अगर कोई आप संदिग्ध व्यक्ति देखते हैं, वस्तु देखते हैं, कोई एक्टिविटी, ऐसी गतिविधि आपके नॉलेज में आती है तो वो पुलिस के साथ शेयर की जाए, जो नियरेस्ट पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट है। अगर वहाँ से किसी का नंबर नहीं है तो आप PCR को 100 के ऊपर कॉल करके उसको शेयर कीजिए। साथ ही साथ एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द लोकल्स हियर दैट जम्मू कश्मीर पुलिस इज ऑलवेज देयर टू स्टैंड विद यू, फॉर यू ऑलवेज। एंड इसके साथ में जो लोग आपको पता होगा कि बठिंडी एरिया जो है हमारा, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं, फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो DM जम्मू के ऑर्डर्स हैं कि आपने टेनेंट वेरिफिकेशन है, तो टेनेंट वेरिफिकेशन जिन लोगों ने नहीं करवाई है उनसे भी अपील की गई और आपके माध्यम से मैं वापस ये अपील करना चाहूँगा कि आपके खिलाफ FIR रजिस्टर होगी अगर आपने कोई भी जो व्यक्ति उसको रेंट आउट की अपनी प्रॉपर्टी, आपने किसी को काम करने के लिए अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में रखा है, तो आप पुलिस से जाके उसकी वेरिफिकेशन जरूर करवा लीजिए। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने, खास करके जम्मू पुलिस ने एक ऑपरेशन थर्ड आई चला रहे हैं। सो वी हैव रिक्वेस्टेड पब्लिक हियर कि आप मेक यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी। आज की डेट में एक CCTV कैमरा लगाना कोई बहुत बड़ी या बहुत एक्सपेंसिव बात नहीं है। 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, तो करोड़ों रुपए की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आपका जो सराउंडिंग्स है वो CCTV कैमरा से भी कवर्ड हो। एंड जनरल पब्लिक हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी हैप्पी विद today's action of Jammu Police, and it took us about 2.5-3 hours पूरे एरिया में, पूरे बठिंडी की जो अंदर वाली इंटर लेन्स थी
इंटीरियर लेन्स थी वो सारी की सारी हमने आज अनफुट डोमिनेट किया है और यहाँ पे आके फिर एक जाइंट नाका ट्रैफिक के साथ यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है जिस पॉइंट पे हम खड़े। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। कस्बा रामबन के अंदर स्ट्रीट लाइट्स की खराबी एक संगीन मसला बना है जिस पर मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इस इलाके के अंदर लोगों को राहत नहीं मिल रही है और शाम होते ही मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। लाइट्स खराब होने की वजह से चोरियों की वारदातें भी मुसलसल बढ़ रही हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से इस इलाके के अंदर फौरी तौर स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत करने का मुतालबा दोहराया ताकि इलाके के अंदर न सिर्फ नकलो अमल आसान हो बल्कि क्राइम रेशो जो इस इलाके के अंदर मकामी लोगों के मुताबिक बढ़ रही है, चोरी के वाकयात या डकैती के वाकयात में इजाफा देखा गया है, उससे लोगों को राहत मिले। मजीद तफसीलात के साथ नदीम इकबाल। जिला रामबन के कस्बा रामबन के अंदर अगरचे स्ट्रीट लाइट्स लगाई तो गई है लेकिन आज की डेट में वो बेकार हैं। आप देखेंगे कि कहीं जगह ऐसी है जहां पर लोगों की गाड़ियां पार्क तो की गई हैं लेकिन लाइट्स नहीं चल रही हैं और लाइट्स नाकारा होने की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ हम कहें कि बाजार के अंदर चोरियों की वारदात बढ़ सकती है। हालांकि जेके ईडीए की तरफ से लाइट्स तो इसलिए लगाई गई थी कि बाजार के अंदर लोगों के रात को चलने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, चोरियों की वारदातें कम हो। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि जहां हम लोगों से बात कर रहे थे और लोगों का ये कहना था कि जनाब रात भर चलने में दिक्कतें परेशानियां रहती है और चोरियों की वारदातों जो है बढ़ने में कहीं ना कहीं ये मदद कर सकते हैं जब स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। लेकिन इस बारे में अगर हमने म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये लाइट्स हमारे इख्तियारात में इनको रिपेयर करना नहीं है। अगरचे जेके एडीए के जो जिला इंचार्ज हैं जो इस चीज़ की जिम्मेवारी रखते हैं एडीडीसी रामबन, उनसे हमने टेलीफोनिकली बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन अब लोगों की जो डिमांड एक तरफ है कि क्या इन लाइट्स को रिपेयर किया जाएगा या फिर इस तरह से ये लाइटें खराब पड़ी रहेंगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कब तक इंतजामिया की आँख खुलती है, कब तक कंसर्न अथॉरिटीज़ की आँख खुलती है और कब ये लाइटें ठीक होंगी, कब लोगों को इन तमाम चीज़ों से छुटकारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की करना शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में इस ब्रांच ने अपने कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी सीएसआर मुहिम के तहत पब्लिक हेल्थ सेंटर या पीएचसी घबरा को 2 लाख रुपए मालियत के सामान के साथ आज इस इलाके के अंदर लोगों की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए हैं और ये सामान मुतलकिन को अतिया किया गया है। इस इकदाम का बुनियादी मकसद सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है और मकामी शहरियों के लिए खिदमात के मयार को बुलंद करना है। अतिया किए गए सामान में 2400 केवी जनरेटर, एक ऑफिस टेबल, 3 एयरपोर्ट कुर्सियां, 2 हाईबैक कुर्सियां और कूलिंग काबिना के साथ एक वाटर डिस्पेंसर शामिल है। ये सामान ब्रांच मैनेजर नासिर नबी और फील्ड ऑफिसर नजीर अहमद ने पीएचसी घबरा के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शफी मल्लाह को एक मुख्तसर तकरीब में हवाले किया। ब्रांच मैनेजर नासिर नबी ने इस मौके पर कहा कि इकदाम एसबीआई के उन कम्युनिटीज या शहरियों की फलाह बहबूद के लिए वाबस्तगी को जाहिर करता है जो दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाकों में रहती हैं। उनके मुताबिक जरूरियात को पूरा करने के लिए न सिर्फ बैंकिंग खिदमात बल्कि जहां पर जरूरत के मुताबिक दीगर इकदाम उठाए जा सकते हैं, बैंक हुकाम उठाती है और मुस्तकबिल में भी इकदाम जारी रखे जाएंगे। इंचार्ज पीएचसी घबरा, मैं ऐसे करना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने हमें जो सीएसआर फंडिंग अंडर पैन इंडिया सीएसआर डोनेशन के जरिए से हमें हमारे पीएचसी के लिए ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट की। होंडा जेनसेट 2400 किलोवाट का एक ऑफिस टेबल बड़ा सा 5x3 एक अदद, एयरपोर्ट चेयर 3 सीटर वाला 3 अदद और हाई बैक चेयर जो है ना इन्होंने हमें ये दो अदद दिए 2 डॉक्टर्स के लिए। एक और आइटम जिसमें इन्होंने वाटर डिस्पेंसर विद कूलिंग कैबिनेट एक दिया हमें। मैं दोबारा इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पैन इंडिया लेवल पे हमारी एक सीएसआर एक्टिविटी होती है हर साल, जिसमें हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो भी हमारे सीएसआर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है उसमें खर्च कर देते हैं। उसी के तहत हमें एक एप्लीकेशन यहाँ से मिली थी पीएचसी घबरा से कि उनको कुछ चीज़ें यहाँ जरूरत थी, जैसे जनरेटर था और इनको ये चेयर्स थी, टेबल नहीं था इनके पास, वाटर डिस्पेंसर था, ये पेशेंट जो अटेंडेंट आता है उनके लिए इनके पास वो चेयर्स नहीं थी। उसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन भेज के हमने वो फॉरवर्ड की थी अपने कंट्रोलर्स को, जिसका अप्रूवल मिल गया हमको और आज हमने वो चीज़ें यहाँ पे उनको दे दी है, हमने डिलीवर कर दी।
ये ऑल इंडिया लेवल पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये कैंपेन चलाता है हर साल। जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पोर्शन उठा के हम ये डोनेट करते हैं कि ताकि जो भी हमारे सोसाइटी में जो चीज़ें हैं, मतलब दूर दराज इलाकों में ज़्यादातर, या कहीं पे पार्क बनानी होती है, कहीं पे कुछ, तो उसमें हम भी अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को देते हैं। तो हमें कुछ रिक्वेस्ट लेटर आई थी PHC गबरा से, तो वो हमने फॉरवर्ड करके वहाँ से हमें अप्रूवल आ गया। वो जो भी जेन्युइन इनको एसेंशियल आइटम जरूरी थे तो वो हमने वही आज इनको डिस्पैच कर दिया। उसमें था हमारा होंडा जन सेट था एक, तो वो 2400 kV, और वाटर डिस्पेंसर था, 3 सीटर चेयर्स थे, और एयरपोर्ट चेयर्स थे, जो हमने आज डिस्पैच कर दिया इनको। और ये हमारा हर साल होता है SBI की तरफ से, जिसको भी मतलब ये होता है, मतलब स्कूल, पार्किंग वार्किंग जो भी एक्टिविटीज होती है इनमें SBI अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। चलिए प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद खबरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाजत दें।